कल्पना कीजिए, लंदन की ठंडी रातें, कोहरे से ढकी गलियां और एक ऐसा रहस्य जो सालों तक किसी को पता ही नहीं चला। लोग गायब हो रहे थे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, और अगर मिली भी तो किसी ने गंभीरता से नहीं ली। पर असली सच इससे भी ज्यादा डरावना था। इतिहास के सबसे खौफनाक और रहस्यमयी सीरियल किलर्स में से एक था। एक ऐसा हत्यारा जिसने न सिर्फ निर्दोष युवकों की जान ली, बल्कि उनके शवों के साथ अकल्पनीय हरकतें भी की। 1978 से 1983 के बीच उसने लंदन में कम से कम 12 लोगों को बेरहमी से मार डाला, जिनमें से कई गुमशुदा रह गए और कभी पहचाने भी नहीं जा सके। यह वे लोग थे जिन्हें समाज ने पहले ही छोड़ दिया था, बेघर, बेरोजगार, समलैंगिक या यौनकर्मी। उनके लापता होने पर न पुलिस परेशान होती थी, न परिवार। ऐसा लगता था जैसे वे कभी थे ही नहीं। किलर्स मसवेल हिल मर्डरर के नाम से जाना गया, क्योंकि उसकी ज्यादातर हत्याएं उत्तरी लंदन के मसवेल हिल इलाके में हुई थीं। उसका तरीका बेहद भयावह था। वह अपने शिकारों को छलकपट से अपने घर बुलाता, फिर या तो उनका गला घोंटता या पानी में डुबोकर उनकी हत्या कर देता। मगर हत्या सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद निल्सन उनके शवों के साथ अनोखी और विचित्र क्रियाएं करता। वह उन्हें नहलाता, कपड़े पहनाता और कभी कभी कई दिनों तक उनके शरीर को अपने पास रखता। जब शव सड़ने लगते तो वह उनके टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाता। कुछ अवशेष जलाए जाते, कुछ शौचालय में बहा दिए जाते। आखिरकार जब उसके अपार्टमेंट के पाइपों में मानव अवशेषों की वजह से जाम लगने लगा, तब इस हैवानियत की परतें खुलीं। डेनिस एंड्रयू निल्सन का जन्म 23 नवंबर 1945 को स्कॉटलैंड के फ्रेजरबर्ग, एबरडीनशायर में हुआ था। वह अपने माता पिता एलिजाबेथ ड्यूथी वाइट और ओलाव मैग्नस मोक्सहेम के 3 बच्चों में से दूसरे स्थान पर था। उसके पिता नॉर्वेजियन सेना में थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा नॉर्वे पर कब्जा करने के बाद ब्रिटेन आ गए थे। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही रिश्ते में खटास आ गई। निल्सन के माता पिता के बीच विवाह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। उसके पिता अपनी सैन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पारिवारिक जीवन को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए स्थिरता लाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे 1948 में तलाक हो गया। तलाक के बाद निल्सन की मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर लौट आईं, जहां बच्चों की परवरिश मुख्य रूप से नाना नानी के संरक्षण में हुई। डेनिस निल्सन एक बेहद शांत मगर जिज्ञासु बच्चा था। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी जो अक्सर उसकी आंखों में झलकती थी। वह अकेले बैठकर घंटों सोचता रहता और अपनी ही दुनिया में गुम हो जाता था। परिवार में प्यार और स्नेह की कमी ने उसे और ज्यादा आत्मकेंद्रित बना दिया। निल्सन के जीवन में अगर किसी का सबसे बड़ा प्रभाव था तो वह उसके नाना थे। उनके साथ बिताए पल उसकी सबसे खूबसूरत यादों में शामिल थे। नाना उसे कंधे पर बैठाकर लंबी सैर पर ले जाते, समुद्र तट पर खेलते और कई कहानियां सुनाते। उनके साथ समय बिताना निल्सन के लिए किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन 31 अक्टूबर 1951 को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। समुद्र में मछली पकड़ते समय उसके नाना को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर ने निल्सन को झकझोर कर रख दिया। जब उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया तो उसकी मां ने उसे नाना को अंतिम बार देखने के लिए कहा। वह नन्ही आंखों से ताबूत में पड़े अपने नाना को देखता रहा, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मृत्यु क्या होती है। उसकी मां ने कहा, वे सो रहे हैं, अब वे एक बेहतर जगह पर चले गए हैं। मगर निल्सन के दिमाग ने इस घटना को अलग तरह से ग्रहण किया। उसके लिए मृत्यु कोई भयावह चीज नहीं थी, बल्कि यह किसी प्रिय व्यक्ति को हमेशा के लिए अपने पास रखने का एक तरीका बन गई। यही विचार धीरे धीरे उसकी मानसिक विकृति की नींव रखने लगा। अपने नाना की मृत्यु के बाद निल्सन और भी अधिक अकेला रहने लगा। वह समुद्र तट पर घंटों बैठा रहता, बंदरगाह पर आती जाती नौकाओं को देखता और अपने विचारों में खोया रहता। वह अपनी मां और दादी को अपने बड़े भाई और छोटी बहन पर अधिक ध्यान देते हुए देखता, जिससे उसमें ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। बड़े होते होते उसे यह एहसास हुआ कि वह पुरुषों की ओर आकर्षित है, मगर यह एहसास
उसके लिए किसी अपराध बोध से कम नहीं था। अपने रूढ़िवादी परिवार और समाज के डर से उसने इस भावनात्मक और यौन जटिलता को छुपाने की कोशिश की। एक बार उसने अपने बड़े भाई के शरीर को सोते समय छूने की कोशिश की, लेकिन जब उसके भाई को इसका एहसास हुआ तो उसने निल्सन को असभ्य और अजीब कहकर अपमानित किया। यह घटना निल्सन के भीतर एक और दरार पैदा कर गई। अब वह अपनी इच्छाओं को दबाने की बजाय गहरे अवचेतन में उन्हें पालने लगा। 1954-56 के आसपास समुद्र तट पर घूमते समय निल्सन एक हादसे का शिकार हुआ। वह गहरे पानी में चला गया और तेज लहरों में फंस गया। डूबने की स्थिति में जब वह संघर्ष कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिवंगत दादा उसे बचाने आ रहे हैं। उस पल उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मृत्यु भी एक तरह का आराम है। अंततः एक युवक ने उसे खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। मगर इस घटना ने उसके मन में यह सोच बैठा दी कि मृत्यु कोई भयावह चीज नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत शाश्वत स्थिति है जहां कोई हमेशा के लिए रुक सकता है। अपने गांव की सीमाओं और आर्थिक तंगी से तंग आकर निल्सन ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में वह आर्मी कैडेट फोर्स में शामिल हो गया, जहां उसे अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण मिला। उसने सोचा था कि सेना उसे एक नई पहचान देगी और उसे अपने अतीत के अंधेरों से निकालकर एक नया जीवन शुरू करने का मौका देगी। 1967 में निल्सन को अदन, अब यमन का हिस्सा, में तैनात किया गया। यहां उन्हें अपनी कल्पनाओं को और विकसित करने का अवसर मिला। उन्हें अपना कमरा मिला जहां वे अकेले में हस्तमैथुन कर सकते थे। उन्होंने अपने नग्न शरीर को दर्पण में देखकर यह कल्पना करनी शुरू की कि वे किसी और के साथ हैं। उन्होंने एक दर्पण को इस तरह रखा कि उनका सिर न दिखे, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वे किसी और के साथ हैं। इससे उन्हें मानसिक रूप से खुद को 2 हिस्सों में बांटने में मदद मिली, एक दबंग पुरुष और एक निष्क्रिय साथी। इस दौरान उन्होंने 19वीं सदी की मशहूर पेंटिंग ऑन द राफ्ट ऑफ द मेडुसा को भी अपनी कल्पनाओं का हिस्सा बना लिया, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति एक युवा पुरुष के लंगड़े मृत शरीर को पकड़े हुए दिखता है। उन्होंने खुद को इस चित्र में रखकर कल्पना करनी शुरू की कि वे मृत साथी के शरीर को धो रहे हैं और उसे संभोग के लिए तैयार कर रहे हैं, मगर उसके भीतर छुपे अंधेरे इतने गहरे थे कि वे कभी मिट नहीं सकते थे। अप्रैल 1973 में डेनिस निल्सन ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी कर ली और उन्हें विल्सडेन ग्रीन में जूनियर कांस्टेबल के रूप में तैनात किया गया। एक कैडेट के रूप में उन्होंने कई गिरफ्तारियां की, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कानून प्रवर्तन में उन्हें दिलचस्पी तो थी, लेकिन सेना की संगति और अनुशासन की कमी उन्हें खलने लगी। इस दौरान निल्सन ने अकेले शराब पीना शुरू कर दिया। 1973 की गर्मियों और शरद ऋतु में उन्होंने समलैंगिक पबों में जाना शुरू किया और कई आकस्मिक संबंध बनाए। हालांकि इन अस्थायी रिश्तों ने उन्हें कभी मानसिक शांति नहीं दी। उन्होंने इन संबंधों को आत्मा को नष्ट करने वाले अनुभवों के रूप में वर्णित किया, जिसमें वे सिर्फ अपने साथी को अपना शरीर उधार देते थे। वे एक स्थायी साथी की तलाश में थे, लेकिन ये खोज उन्हें और अधिक निराश कर रही थी। उसी वर्ष उनके जन्मदाता पिता की घाना में मृत्यु हो गई। निल्सन और उनके दोनों भाई बहनों को उनकी विरासत से 1000 पाउंड मिले, जो 2025 के अनुसार लगभग 10,600 पाउंड के बराबर होगा। इस समय तक निल्सन पुलिस की नौकरी से असंतुष्ट हो चुके थे और दिसंबर 27 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पुलिस से इस्तीफा देने के बाद दिसंबर 27 से मई 27 तक निल्सन ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया, लेकिन यह नौकरी स्थिर नहीं थी और वे अधिक सुरक्षित रोजगार की तलाश में थे। अंततः मई 1974 में उन्हें सिविल सेवा में नौकरी मिल गई। निल्सन को शुरू में डेनमार्क स्ट्रीट के एक जॉब सेंटर में तैनात किया गया, जहां उनका मुख्य कार्य अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार ढूंढना था। कार्यस्थल पर वे एक कर्तव्यनिष्ठ लेकिन अंतर्मुखी कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। वे ट्रेड यूनियन गतिविधियों में सक्रिय थे और अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध थे। हालांकि उनके सहकर्मी अक्सर महसूस करते थे
कि वे अकेलेपन से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे अक्सर ओवरटाइम करने के लिए तैयार रहते थे। नवंबर 1975 में डेनिस निल्सन ने लंदन के एक पब के बाहर 20 वर्षीय डेविड गैलिचन को 2 अन्य पुरुषों द्वारा धमकाते हुए देखा। उन्होंने विवाद में हस्तक्षेप किया और गैलिचन को उत्तरी लंदन के क्रिकलवुड में स्थित अपने कमरे में ले आए। दोनों ने शाम भर शराब पी और बातें की, जिससे निल्सन को पता चला कि गैलिचन हाल ही में वेस्टर्न सुपरमेयर समरसेट से लंदन आए थे। वह समलैंगिक, बेरोजगार थे और एक छात्रावास में रह रहे थे। अगली सुबह ही दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। निल्सन ने अपनी विरासत के एक हिस्से का उपयोग करते हुए जल्द ही एक नई संपत्ति की खोज शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्हें क्रिकलवुड में 195 मेलरोज एवेन्यू में एक खाली भूतल फ्लैट मिला। मकान मालिक से बातचीत के बाद निल्सन और गैलिचन को इस संपत्ति के पीछे स्थित बगीचे का विशेष उपयोग करने की अनुमति भी मिल गई। मेलरोज एवेन्यू का फ्लैट काफी हद तक जर्जर स्थिति में था, लेकिन दोनों ने इसे नया रूप देने का फैसला किया। अधिकांश मरम्मत और सजावट का काम गैलिचन ने किया, जबकि निल्सन ने खुद को कमाने वाले साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि गैलिचन के करियर को लेकर कोई ठोस योजना नहीं थी। निल्सन ने बाद में स्वीकार किया कि वह गैलिचन की ओर यौन रूप से आकर्षित थे, लेकिन उनके बीच बहुत कम शारीरिक संबंध थे। शुरुआती दिनों में उन्हें गैलिचन के साथ घरेलू संतोष का अनुभव हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें उभरने लगीं। 1 साल के भीतर दोनों के बीच तनाव स्पष्ट होने लगा। वे अलग अलग बिस्तरों में सोने लगे और दोनों ने घर में अन्य आकस्मिक यौन साथी लाने शुरू कर दिए। गैलिचन ने बाद में स्वीकार किया कि निल्सन ने उसे कभी शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मौखिक दुर्व्यवहार जरूर किया। 1976 की शुरुआत तक उनकी बहसें बढ़ने लगीं। मई 1987 में एक तीखी बहस के बाद निल्सन ने गैलिचन से घर छोड़ने के लिए कहा। हालांकि गैलिचन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने खुद इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया था। गैलिचन के जाने के बाद अगले 18 महीनों में निल्सन ने कई अन्य युवा पुरुषों के साथ संक्षिप्त संबंध बनाए, लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता कुछ हफ्तों से अधिक नहीं चला और किसी ने भी उनके साथ स्थायी रूप से रहने की इच्छा नहीं जताई। 1978 के अंत तक निल्सन पूरी तरह से अकेले रहने लगे। पिछले 1.5 साल में उन्होंने कम से कम 3 असफल रिश्तों का अनुभव किया था और धीरे धीरे उनमें यह विश्वास पनपने लगा कि वे किसी के साथ रहने के लायक नहीं हैं। इस बढ़ते अकेलेपन के कारण उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने काम पर केंद्रित कर दिया। वे देर रात तक शराब पीते और संगीत सुनते रहते। उनका सामाजिक जीवन लगभग समाप्त हो चुका था और उनके भीतर धीरे धीरे गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव होने लगे थे। डेनिस निल्सन का नाम इतिहास के सबसे निर्मम अपराधियों में शामिल है। 30 दिसंबर 1978 को उसने अपनी पहली हत्या को अंजाम दिया। 14 वर्षीय स्टीफन होम्स, जिसे उसने एक पब में मुलाकात के बाद अपने घर बुलाया, निल्सन की क्रूरता का पहला शिकार बना। शराब और संगीत के लालच में आए होम्स को निल्सन ने रात भर अपने साथ रखा, लेकिन सुबह होते ही उसे इस बात का डर सताने लगा कि होम्स उसे छोड़कर चला जाएगा। इसी डर और अपनी बीमार मानसिकता के चलते उसने पहले उसका गला घोंटा और फिर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। शव को साफ करने के बाद उसने उसके साथ घिनौने कृत्य किए और फिर उसे अपने फ्लैट के फर्श के नीचे छुपा दिया। 8 महीने बाद वह शव को टुकड़ों में काटकर जला देता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 3 दिसंबर 1979 को निल्सन ने एक और मासूम को अपना शिकार बनाया। इस बार वह 23 वर्षीय कनाडाई छात्र केनेथ ओकेंडेन था। निल्सन ने उसे अपने घर बुलाया, जहां शराब के नशे में उसने केनेथ का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। शव को कई दिनों तक अपने पास रखा, तस्वीरें खींची और उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य किए। इसके बाद 17 मई 1980 को 16 वर्षीय मार्टिन डफी उसकी हवस का शिकार बना। निल्सन ने उसे भी पहले बेहोश किया, फिर गला घोंटा और पानी में डुबो दिया। मार्टिन का शव कई दिनों तक उसके फ्लैट में पड़ा रहा। 1980 के अंत तक
निल्सन ने 5 और हत्याएं की। उसने शवों को अपने फ्लैट के नीचे छुपाया, लेकिन गर्मियों में दुर्गंध और कीटों की समस्या बढ़ने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए उसने शवों के टुकड़े किए और उन्हें जलाने के लिए अलाव का सहारा लिया। जलते हुए मांस की गंध को छुपाने के लिए उसने टायरों को जलाया ताकि पड़ोसियों को कोई शक ना हो। 1981 में निल्सन को अपना पुराना फ्लैट छोड़ना पड़ा और वह 23 क्रैनली गार्डन में एक अटारी फ्लैट में चला गया। यहां जगह कम थी, इसलिए उसने शवों को ठिकाने लगाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। वह शवों के टुकड़े कर उन्हें टॉयलेट और सीवर में बहाने लगा। फरवरी 1983 में जब पड़ोसियों ने सीवर जाम होने की शिकायत की तो एक प्लम्बर को मरम्मत के लिए बुलाया गया। उसने जब सीवर की जांच की तो वहां मानव मांस और हड्डियां पड़ी मिली। पुलिस को सूचना दी गई और निल्सन का भयावह राज सामने आ गया। 8 फरवरी 1983 की शाम डायनोरॉड कंपनी के कर्मचारी माइकल कैटरान को 23 क्रैनली गार्डन में नालियों की रुकावट की शिकायत का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया। जब उन्होंने घर के किनारे नाले का ढक्कन खोला तो उन्हें एक भयावह दृश्य देखने को मिला। नाली में मांस जैसे पदार्थ और छोटी हड्डियां भरी हुई थीं। कैटरान को यह असामान्य लगा, इसलिए उन्होंने अपने पर्यवेक्षक गैरी व्हीलर को इसकी सूचना दी। चूंकि यह शाम का समय था, दोनों ने अगली सुबह आगे की जांच करने का निर्णय लिया। जाने से पहले निल्सन और एक अन्य किराएदार जिम ओनेलकॉक कैटरान के साथ चर्चा करने के लिए आए। जब कैटरान ने कहा कि यह पदार्थ मानव मांस जैसा दिखता है तो निल्सन ने चौंकाने वाला जवाब दिया, मुझे लगता है कि किसी ने अपना केंटकी फ्राइड चिकन फ्लश कर दिया होगा। अगली सुबह 7:30 पर कैटरान और व्हीलर जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि नाली पूरी तरह साफ हो चुकी थी। इससे उनका शक और गहरा हो गया। उन्होंने पाइप के अंदर देखा और मांस के कुछ टुकड़े और 4 हड्डियां बरामद की, जो घर के सबसे ऊपरी मंजिल के फ्लैट से जुड़ी पाइप से आई थी। इन हड्डियों की बनावट देखकर दोनों को लगा कि ये मानव हाथ की हड्डियां हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस ने और भी छोटी हड्डियां और मांस के टुकड़े बरामद किए, जो स्पष्ट रूप से मानव या किसी अन्य जीव का हो सकता था। इन अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए हॉर्नसी के मुर्दाघर भेजा गया, जहां रोग विज्ञानी डेविड बोवेन ने पुष्टि की कि ये मानव अवशेष थे। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि मानव अवशेष जिस फ्लैट से बहाए गए थे वह डेनिस निल्सन का था। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर पीटर जे और उनकी टीम ने निल्सन के काम से लौटने तक घर के बाहर इंतजार करने का फैसला किया। जब निल्सन घर पहुंचा तो डीसीआई जे ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे उसके फ्लैट की नालियों में मिली रुकावट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। निल्सन ने जवाब में पूछा कि पुलिस को उसकी नालियों में इतनी दिलचस्पी क्यों है और क्या साथ आए 2 अधिकारी स्वास्थ्य निरीक्षक हैं। जे ने स्पष्ट किया कि वे भी पुलिस अधिकारी हैं और मामले पर चर्चा करने के लिए वे उसके फ्लैट में जाना चाहेंगे। जैसे ही अधिकारी निल्सन के फ्लैट में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत सड़े हुए मांस की तीव्र गंध महसूस की। निल्सन ने फिर से पूछा कि पुलिस को उसकी नालियों में इतनी दिलचस्पी क्यों है। इस पर जे ने सीधे कहा, रुकावट मानव अवशेषों के कारण हुई थी। निल्सन ने कुछ क्षणों के लिए झूठ मूठ का आश्चर्य जताया और जवाब दिया, अरे बाप रे, कितना भयानक। लेकिन पुलिस अधिकारी उसकी चालाकी को समझ चुके थे। जे ने सख्ती से पूछा, बकवास मत करो, बाकी शरीर कहां है। निल्सन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद शांत स्वर में कबूल किया, शरीर का बाकी हिस्सा अलमारी में 2 प्लास्टिक की थैलियों में है। इसके बाद अधिकारियों ने अलमारी की ओर बढ़ते ही तेज सड़न की गंध महसूस की, लेकिन उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे पूछताछ जारी रखी। जब निल्सन से पूछा गया कि क्या उसके फ्लैट में और भी शव हैं, तो उसने जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है, यह बहुत पुरानी बात है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं इसे अपने सीने से उतारना चाहता हूं, लेकिन यहां नहीं, पुलिस स्टेशन में। इसके बाद उसे हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया और हॉर्नसी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन जाते समय एक अधिकारी ने उससे पूछा
कि फ्लैट में मिले अवशेष एक व्यक्ति के हैं या दो के। निल्सन कार की खिड़की से बाहर देखने लगा और बिना किसी झिझक के कहा, 15 या 16 1978 से। यह सुनकर अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। उसी शाम डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट चैम्बर्स, DCIJ और डेविड बोवेन फ्लैट की ओर जांच करने पहुंचे। उन्होंने अलमारी में रखे प्लास्टिक बैग निकाले और हॉर्नसी शवगृह भेजे। इन बैगों में जो मिला वह किसी भी इंसान को झकझोर देने के लिए काफी था। एक बैग में 2 कटे हुए धड़ थे, जिनमें से एक को लंबवत रूप से काटा गया था। एक और बैग में विभिन्न आंतरिक अंग भरे हुए थे। एक अन्य बैग में एक खोपड़ी थी जिसे मांस पूरी तरह हटा दिया गया था। एक बैग में एक कटा हुआ सिर और धड़ था जिसमें हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन हथेलियां गायब थीं। इन सिरों को देखकर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि वे लंबे समय से नम और गर्म माहौल में पड़े थे। सितंबर 1992 में सेंट्रल टेलीविजन ने निल्सन के साथ एक विशेष साक्षात्कार रिकॉर्ड किया जो व्यू पॉइंट 993 मर्डर इन माइंड नामक कार्यक्रम का हिस्सा था। यह कार्यक्रम अपराधी प्रोफाइलिंग पर केंद्रित था। इस साक्षात्कार का 4 मिनट का एक अंश, जिसमें निल्सन ने अपने अपराधों पर खुलकर चर्चा की, 19 जनवरी 1993 को प्रसारित होने वाला था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे रोकने की कोशिश की। सरकार ने दावा किया कि उन्होंने इस साक्षात्कार को जनता के लिए प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी थी और इसके कॉपीराइट का स्वामित्व भी उन्हीं के पास था। सेंट्रल टेलीविजन ने कॉपीराइट, डिजाइन और पेटेंट अधिनियम 1988 के तहत सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी। न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस हर्स्ट ने टेलीविजन नेटवर्क के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उस शाम पूरा साक्षात्कार प्रसारित हो सका। निल्सन ने जेल में रहते हुए कई बार जेल अधिकारियों और गृह मंत्रालय के खिलाफ कानूनी लड़ाइयां लड़ी। वह नियमित रूप से यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय तक अपनी शिकायतें पहुंचाता था, जिससे वह जेल प्रशासन के लिए एक अलोकप्रिय कैदी बन गया था। अक्टूबर 2001 में उसने एक न्यायिक समीक्षा दायर की, जिसमें उसने दावा किया कि जेल अधिकारियों ने उसकी समलैंगिक सॉफ्टकोर पोर्नोग्राफी पत्रिकाएं सेंसर कर दी थीं। उसने आरोप लगाया कि जेल अधिकारी इन पत्रिकाओं से कुछ अधिक स्पष्ट प्रकृति की छवियों और लेखों को हटा देते थे, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि वह यह साबित नहीं कर सका कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अपने कारावास के दौरान निल्सन ने एक 400 पन्नों की आत्मकथा लिखी, जिसका शीर्षक था द हिस्ट्री ऑफ ए ड्राइंग बॉय। यह शीर्षक उसके नाना की मृत्यु और 1954 में उसके खुद के लगभग डूबने के अनुभवों से प्रेरित था। इस आत्मकथा में निल्सन ने दावा किया कि उसने 2 अलग-अलग जीवन जिए, एक वास्तविक जीवन जिसमें वह समाज के साथ घुलता मिलता था, एक काल्पनिक जीवन जिसमें वह अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं में डूबा रहता था। उसने लिखा, जब मैं लोगों के साथ था तो मैं वास्तविक दुनिया में था, लेकिन जैसे ही मैं अकेला होता मैं अपने काल्पनिक जीवन में चला जाता था। मैं तुरंत दोनों के बीच झूल सकता था। अपनी हत्याओं के संदर्भ में निल्सन ने यह भी कहा कि जब वह उदास महसूस करता था तब वह अपनी यौन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए हत्याएं घात करता था। उसने बताया कि उसका आदर्श पीड़ित एक युवा, आकर्षक और निष्क्रिय साथी होता था, जबकि वह खुद एक वृद्ध और नियंत्रित करने वाला साथी बन जाता था। इससे उसे अपनी असुरक्षाओं से अस्थायी राहत मिलती थी। 2006 में पुलिस ने निल्सन के पहले पीड़ित की पहचान 14 वर्षीय स्टीफन होम्स के रूप में की। इसके अलावा मेलरोज एवेन्यू में 1980 और 1982 के बीच मारे गए 4 पीड़ितों की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई। 1983 में मुकदमे के दौरान एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ने बताया कि मेलरोज एवेन्यू में कम से कम 8 शव जलाए गए थे। बाद में अकादमिक शोध ने पुष्टि की कि निल्सन ने कम से कम 11 लोगों की हत्या की थी। निल्सन के क्रैनली गार्डन स्थित फ्लैट से जब्त किए गए कई सामान न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के अपराध संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं स्टोव, चूल्हा जिस पर उसने अपने अंतिम 3 पीड़ितों के सिर उबाले थे, चाकू
जिनसे उसने अपने कई पीड़ितों के शवों के टुकड़े किए थे। हेडफोन, जिनका इस्तेमाल उसने ग्राहम ओकेंडेन का गला घोंटने के लिए किया था। जनवरी 2021 में निल्सन के एक पूर्व मित्र मार्क ऑस्टिन ने खुलासा किया कि द हिस्ट्री ऑफ ए ड्राइंग बॉय का संपादित संस्करण रेड डोर प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह आत्मकथा 21 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुई। यह किताब निल्सन द्वारा जेल में लिखे गए 6000 पन्नों के टाइपराइटेड नोट्स पर आधारित है। मार्क ऑस्टिन, जो निल्सन के पत्र मित्र थे, ने इसे संपादित किया था। ऑस्टिन और निल्सन के बीच 800 से अधिक पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, जिससे यह किताब निल्सन के जीवन और अपराधों की सबसे विस्तृत खुद की व्याख्या बन गई। 1983 में डेनिस निल्सन को हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने कोर्ट में कबूल किया कि उसने हत्या की थी, लेकिन उसने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताया। मनोचिकित्सकों ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ माना और उसे दोषी करार दिया। अक्टूबर 1983 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डेनिस निल्सन ब्रिटेन के सबसे खतरनाक सीरियल किलरों में से एक था। उसने न केवल हत्या की, बल्कि शवों के साथ भयानक व्यवहार भी किया। उसकी गिरफ्तारी सिर्फ एक संयोग से हुई, जब उसकी नालियां जाम हो गई थीं, वरना शायद वह और लोगों की जान ले सकता था। तो दोस्तों, ये थी समलैंगिकों का शिकारी की खौफनाक कहानी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक इंसान इतने सालों तक मासूमों की जान लेता रहेगा और किसी को खबर तक नहीं होगी? कहानी खत्म। पर सवाल यही है, क्या ऐसा कोई आज भी हमारे बीच मौजूद है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और सच्ची अपराध कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक और सस्पेंस और डर से भरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कौन जाने आपके आसपास भी कोई शिकारी छुपा हो।